डेटा टाइप से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू टेल व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन ए वेरिएबल होल्ड या स्टोर। ठीक है, कोई वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी डेटा टाइप ही स्पेसिफाई करते हैं क्या साइज होता है, किस टाइप की वैल्यू होगी जो वेरिएबल स्टोर करेगा। नॉर्मली अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो हमारे पास एक होता है बिल्ट इन, जिनको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, या हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दूसरे टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे, जो हमारे पास ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड डेटा टाइप, या हम बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जावा के अंदर डेटा टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हमारे पास बिल्ट इन और दूसरे ड्राइव्ड, यानी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी। तो प्रिमिटिव मतलब जो पहले से बने हुए हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो हमारे पास प्रिमिटिव की हेल्प से बनाए जाएंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे क्लासेस हैं। जावा के अंदर क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर यूनियन तो है नहीं। एरे हम यूज़ करेंगे जावा में, आप इसमें इंटरफेस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे पास जो है नॉन प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव जो है फंडामेंटल टाइप वाले, वो हमारे पास 8 टाइप के होते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा में, जिनका नाम है हमारे पास सबसे पहले बुलियन, स्मॉल लेटर में ही है सारे, बुलियन। एक होता है हमारे पास बाइट, एक होता है कैर। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बुलियन है, फिर बाइट है, फिर कैर है, सोट हमारे पास होता है एक। ठीक है, आप इंट यूज कर सकते हैं, इंटीजर में ही लॉन्ग होता है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास फ्लोट होता है, और जो है हमारे पास डबल होता है। ठीक है, 3 4 और 4 8 हो गए। ये हमारे पास 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं इसमें। देखो भाई, डेटा टाइप्स जो है इनकी भी हमारे पास, हमने जैसे बात करी, दो कैटेगरी हो गई, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो अभी हम पहले प्रिमिटिव के बारे में बात करेंगे, नॉन प्रिमिटिव जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव में भी हमारे पास ये जो 8 टाइप है, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है बुलियन की, और दूसरी कैटेगरी है न्यूमेरिक की। बुलियन के अंदर एक ही डेटा टाइप होता है जिसका नाम है बुलियन। ठीक है, बुलियन टाइप का एक ही डेटा टाइप है बुलियन। न्यूमेरिक टाइप के जो है हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टर और दूसरे होते हैं इंट्रीगल। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर हमारे पास होता है कैर, ये भी न्यूमेरिक होता है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू जो है, जैसे हम सी में पढ़ते थे वहाँ पे आस्काई में होती थी -के 128 से +के 127 तक। जावा के अंदर यूनिकोड में यूज़ करेंगे। इंटीग्रल होते हैं, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट।
ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में दो आते हैं, एक फ्लोट था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाले हम इसी तरह से लिख देते हैं ब्लैंक, एक फ्लोट और एक डबल। जबकि इंटीजर टाइप में हमारे पास फर्दर बाकी दो ये हो गए और दो ये चार यहाँ पे हो जाएंगे। चार में सबसे पहले बाइट, फिर शॉर्ट, इंट और लॉग, ये सब इंटीजर टाइप के होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से कैटेगरी होती है। नॉन प्रिमिटिव जो हमने बात करी, जैसे हमने देखा था एरे है, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो भी हमारे पास कैरेक्टर टाइप का एरे होता है, ठीक है। क्लासेस हैं हमारे पास, इंटरफेस हैं, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो C++ में कैरेक्टर जो है वो आस्काई कोड में स्टोर होता था, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो हमारे पास बेसिकली आस्काई होता है वो हमारे पास नॉर्मली तो 7 बिट्स का होता है, लेकिन एक एक्सटेंडेड आस्काई होता था जो हम यूज़ करते हैं, एक्सटेंडेड आस्काई कोड, ये नॉर्मली यूज होता था C++ में, जो हमारे पास 8 बिट्स का यानी 1 बाइट का होता था। तो कैरेक्टर जो है एक्सटेंडेड आस्काई कोड के अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आस्काई कोड है जो 7 बिट का होता है, एक्सटेंडेड वाला 8 बिट का होता है। अब इसके अंदर जो है नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करती थी। इंग्लिश लैंग्वेज और जो हमारे जनरल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए या और बाकी कीबोर्ड पे जो सिंबल्स आप यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो टोटल 256 इसमें कैरेक्टर होते थे। लेकिन जावा के अंदर जो है हमारे पास कैरेक्टर जो है वो हमारे पास यूनिकोड में काम करता है। यूनिकोड के अंदर, यूनिकोड का पूरा मतलब होता है हमारा यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। ये वर्ल्ड की लगभग सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, सबको सपोर्ट करता है। तो इसमें सब लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हर लैंग्वेज की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। जैसे चलो मान लिया हम इंडिया में हैं तो हमें जो है इंडिया की लैंग्वेज की ज़रूरत है, वो हमने इंडिया के उसमें कर रहे हैं, और इंग्लिश की, या हमें 2-4 लैंग्वेज की ज़रूरत है, या कभी कभी हमें इंग्लिश में ही बनानी है, हमें अपना सॉफ्टवेयर केवल इंग्लिश में ही रखना, तो हम कैरेक्टर में बाकी सारी चीज़ों की लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने जो है क्या किया है, यूनिकोड वालों ने अपने फॉर्मेट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने उस फॉर्मेट को बोला UTF। UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। अब ये जो फॉर्मेट है हमारे पास, इस फॉर्मेट में क्या किया गया है, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि आपको भाई केवल इंग्लिश ही यूज करनी, 8 बिट ही यूज करनी तो आप 8 का भी रख सकते हो, आपको 7 करना तो 7 का भी रख सकते हो, ठीक है। आपको कुछ और लैंग्वेज करनी तो आप 16 बिट का यूज़ कर लो, और ज़्यादा करनी तो 32 बिट का यूज़ कर लो। तो मोस्ट कॉमनली जो एनकोडेड फॉर्मेट है इनको एनकोडेड बोलते हैं, एनकोडिंग, क्या बोलते हैं, एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग फॉर्मेट्स, एनकोडिंग फॉर्मेट्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर 3 तरह के एनकोडिंग फॉर्मेट यूज होते हैं, एक आस्काई, ठीक है, और UTF यानी यूनिकोड का, ठीक है, और तीसरा एक होता है हमारे पास ISCII,
ठीक है। इंडियन लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं, जो इंडिया की लैंग्वेज है, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, ठीक है, या हमारे पास जो है पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, ठीक है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो ISCIA स्क्रिप्ट कोड है ये बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म जो है इंडियन स्क्रिप्ट होती है। ये स्टैंडर्ड है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्टिंग कोड के लिए यूज करा जाता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये इंडिया की लैंग्वेज के। तो अभी हमें यहाँ पे जावा के अंदर है वो यूनिकोड वाला होता है, तो हमें यूनिकोड के बारे में बात करनी है पहले। तो ये जो हमारे पास UTF है, इसके भी अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक होता है UTF-8, UTF-8, तो ये 8 बिट का ही होता है। आप UTF-16 भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर बस यही यूज करे जाते हैं। 8 का या 16 का मोस्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे पास जो है रियली हमें अगर पूरे वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना हो, तो जो ट्रांसलेशन की साइट होती है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जो है UTF-32 को। तो ये UTF-32 का भी हमारे पास होता है। ये जो हमारे पास कोड हैं, ये बेसिकली ये बनाए गए हैं, जो हमारे पास ये यूनिकोड कंजोर्टियम है, उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर यूनिकोड यूज होता है और C++ में आस्काई कोड यूज होता था, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जैसे ISCII कोड है, तो ये कोड हमें ट्रांसलेशन करने के लिए अलग से इंस्टॉल करके तब हम किसी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इनको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसको नोट करो पहले। टाइप में एक सबसे पहले पढ़ा है बुलियन। तो बुलियन जो है हमारे पास, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो बुलियन में 2 तरह की वैल्यू होती हैं बेसिकली, जो हमारे पास या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। स्मॉल लेटर में जावा के अंदर ट्रू फॉल्स स्मॉल लेटर में यूज होते हैं, पाइथन में कैपिटल में होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास फॉल्स होती है, 1 बिट का होता है। फॉल्स मतलब हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करती है और नॉन ज़ीरो जो है वो ट्रू होता है। तो 2 वैल्यू हैं इसमें, या तो हमारे पास ट्रू होती हैं या हमारे पास फॉल्स। ये 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स को। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स होती है। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर की जो है यूनिकोड में यूज होता है, और जावा के अंदर कैरेक्टर UTF-16 वाला यूज होता है। UTF-16 मतलब 16 बिट है इसमें। 16 बिट का मतलब हो गया ये 2 बाइट्स का हो गया, 2 बाइट्स में यूज होगा। तो 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट है। अगर हम यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो /U से रिप्रेजेंट करते हैं, /U, ठीक है। और कैरेक्टर है तो सिंगल कोड में लिखेंगे कैरेक्टर को, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0000, ठीक है। देखो /U का मतलब जब हम यूनिकोड को लिख रहे हैं, ये बता रहा है यूनिकोड है और ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल में 4 जीरो का मतलब हो जाएगा, बाइनरी में वो 16 ज़ीरो है, ठीक है। तो 16 बिट का है ना, तो 16 बिट होगी। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास, ये इसकी जो है वो यही होती है /U 0000, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जो कैरेक्टर में आप रख सकते हैं वो हमारे पास, क्योंकि ये हेक्सा यूनिकोड है, तो ये F तक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बाइट की, तो बाइट जो है यहाँ पर वो होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 की, और ये होता है हमारे पास 1 बाइट का, यानी 8 बिट्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
और अगर हम अनसाइन यूज करेंगे तो 0 से 255 तक चलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सॉर्ट की, तो सॉर्ट जो है वो 2 बाइट का, इंटीजर के जितने भी हैं नेक्स्ट वाला प्रीवियस वाले से डबल साइज का होता है। अगर ये 1 बाइट का तो सॉर्ट 2 बाइट्स का होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉर्ट के बाद आता है इंट, इंट हो जाएगा यहाँ पे 4 बाइट्स का। इंट्स के बाद आता है, इंट के बाद आता है हमारे पास जो है लॉन्ग। ये 4 हमारे पास होते हैं इंटीजर टाइप के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बाइट्स का। और इनका साइज सॉर्ट का भी 0 होता है, इंट का भी 0 होता है, डिफ़ॉल्ट साइज सबके 0 होते हैं। लॉन्ग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0L लगा के। ठीक है, 0L कैपिटल में होता है बाय डिफ़ॉल्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाले, तो 2 हमारे पास डेटा टाइप हैं, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। फ्लोट की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, जितने भी न्यूमेरिक होते हैं सबकी 0, इसमें भी 0, ये यूनिकोड में लिखी हुई, ये इंटीजर में लिखी हुई। फ्लोट वाली फ्लोट में लिख दी जाएगी 0.0f। जावा के अंदर f लगाते हैं तभी फ्लोट माना जाता है कोई वैल्यू, या तो डेटा टाइप से डिनोट करो या f लगाओ, नहीं तो वो डबल में कंसीडर करी जाएगी। और डबल के साथ आप 0.0d भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट होती है। ये 4 बाइट्स का होता है, जो इंटीजर का साइज़ होता है वही जो है हमारे पास फ्लोट का भी साइज़ है जावा के अंदर। और डबल जो है हमारे पास वो इसका डबल साइज़ का हो जाएगा 8 बाइट्स का, इस तरह से। तो ये हमारे पास है डेटा टाइप। यहाँ पे इनके साइज़ हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास बुलियन है, बुलियन हमारे पास 0 और 1 को डिनोट करता है। बाइट है, बाइट हमारे पास 8 बिट्स की होती है। तो 8 बिट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, लेकिन वैसे ये जो है टोटल 256 वैल्यू रखता है। इसकी रेंज माइनस के 128 से प्लस के 127 तक होती है। ठीक है, इस रेंज में ये काम करेगा। इसी तरह से हमारे पास सॉर्ट जो होता है वो हमारे पास इससे डबल साइज़ का हो जाता है, और जो हमारे पास सी में हमारे पास 2 बाइट्स वाले इंटीजर का साइज़ होता था वही इसके रेंज में आ जाएगा, माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 तक, 767 तक। ठीक है, इतने हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह इंटीजर का 32 बिट में हो जाएगा। ठीक है, 4 बाइट है तो 32 बिट हो जाएगा। इस तरह से ये रहेंगे, नोट कर लो इनको। चलो अब देखो, जब हम किसी डेटा टाइप का यूज करते हैं तो वेरिएबल के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल जो है नॉर्मली हमारे पास यूज होते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, किस टाइप की वैल्यू और कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे वो डेटा टाइप बताएंगे। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, अलग अलग वैल्यू जो है स्टोर कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल हैं यहाँ पे जावा के अंदर वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जब भी कोई डेटा हमारे पास मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सी में भी हमने पढ़ाया कि इंट a इक्वल टू 5 अगर हम लिख देते थे तो इंट यहाँ पे डिनोट करता है डेटा टाइप को। ठीक है, और जो है a हमारे पास डिनोट करता है वेरिएबल को। ये वेरिएबल है और ये हमारे पास वैल्यू है। ये जो वैल्यू मेमोरी में जाके कहीं पे सेव होती है, जैसे 5 है, और जिस मेमोरी लोकेशन पे सेव होती है उस मेमोरी लोकेशन का नाम हम a रख देते हैं। तो हमारे पास हम बोल भी सकते हैं कि वेरिएबल जो है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का नाम हमने रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग टाइप की आ सकती हैं। ठीक है, और यूज टू स्टोर ए वैल्यू, तो वो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल में। अब वेरिएबल जो है जावा के अंदर ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे लिखे जाएंगे, तो वेरिएबल का जो रोल है लिखने का
वो उसी तरह से है जो रूल्स बने हुए हैं कि इनमें हमारे पास स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे C++ में थे। केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। शॉर्ट में हम कुछ चीज़ें अगर लिखें, केस सेंसिटिव होते हैं क्योंकि लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है ये, ठीक है। कीवर्ड अलाउ नहीं है, कीवर्ड्स, स्पेस, ठीक है। या हमारे पास डेटा टाइप्स हमारे पास कीवर्ड्स ही हैं, में ही आ जाते हैं। नॉट अलाउड, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है। कैन नॉट कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर्स, तो एटसेट्रा, ये सब रूल्स होते हैं इसके। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो जावा में वेरिएबल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड होता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो हम इनके बारे में यहाँ पे समझते हैं क्या है हमारे पास ये। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की, तो लोकल के बारे में सब जानते हैं। लोकल वो चीज़ होती है जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करी जाती है। लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ ए मेथड, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते, ठीक है। यानी ए लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी स्टैटिक, ठीक है। इस टाइप के ही स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जाम में कि लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक कर सकते हैं या नहीं। तो लोकल वेरिएबल नहीं होंगे, ये मेथड के अंदर ही होंगे, मेथड से बाहर नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं इनको। अब देखो हम समझते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई है, जैसे इस क्लास का नाम हमने रख लिया सेक, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम जो है थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं फॉन्ट। C++ में होता है स्टैटिक, ये हो सकता है ना? यहाँ भी होता है स्टैटिक, अलग टाइप लिखवाया ना, लोकल नहीं होगा नहीं, स्टैटिक। लोकल वेरिएबल स्टैटिक बन जाते हैं ना सर C++ में? C++ में तो स्टैटिक बन जाते हैं, वो तो हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस और स्टैटिक और हमारे पास ये अलग कैटेगरी। वहाँ पे हमारे पास मेथड के अंदर ही हम वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मली मेन के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हम बना सकते हैं, मेन के अंदर आप लिख लो स्टैटिक, कोई फंक्शन बनाया उसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि आप मेन से पहले लिख लो या मेन के बाद। क्लास के अंदर भी लिख सकते हो, क्लास के बाहर भी, क्योंकि क्लास बनी हुई है। जैसे C++ में डेटा मेंबर जो हम लिखते थे वो तो हमारे पास मेथड से बाहर होते थे, तो वो डेटा मेंबर हम स्टैटिक बना सकते थे। लेकिन जो क्लास के वो मेथड के अंदर होते थे, जब क्लास का यूज करते थे, वहाँ पे नहीं बनाते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। सर जो वहाँ पे लोकल होते थे स्टैटिक, तो वो भी नहीं होते थे ना, लोकल को कैसे बनाएंगे स्टैटिक? क्लास में नहीं, बिना क्लास के तो बना सकते हैं, मेन मेथड में फंक्शन में उनको तो बना सकते थे। हाँ, क्लास में तो नहीं बना सकते ना सर? हाँ, क्लास के नहीं होते, यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लास के अंदर नहीं होते,
ठीक है। क्लास के अंदर तो फंक्शन में लोकल होंगे और फंक्शन से बाहर हम स्टैटिक जो डेटा मेंबर बनाते थे वे होते थे। लेकिन जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, नॉर्मल C++ यूज करते हैं, तो वहाँ पर तो हम स्टैटिक जो है फंक्शन के अंदर ही बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे स्ट्रिंग args हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने एक वेरिएबल लिया जैसे इंट a, आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है system.out.println। हमने कहा है कि इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्केटेनेट करने के लिए स्ट्रिंग को और किसी वेरिएबल को प्लस का यूज़ करा जाता है। यहाँ पे %d %f ये सब यूज नहीं होते, बट डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, a इक्वल टू प्लस के a। अब देखो पहले तो हम यहाँ पे a की एक वैल्यू दे देते हैं कि a इक्वल टू हमारे पास 5 है। इसको हमने सेव कर दिया और इसको हम जो है रन कराएंगे फिर। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया second.java। तो यहाँ पर बेटा हमने जो है cd जावा के लिए जावा नाम के फोल्डर में हमने इसको स्टोर किया है। तो सेकंड नाम से हमने फाइल को सेव किया है, .java हम कर देंगे और अब यहाँ पर जावा सेकंड से इसको रन कर देंगे। तो a इक्वल टू 5 आ गया, ये लोकल वेरिएबल है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे क्या करना है कि a की वैल्यू जो है वो नहीं देते, हम इसको हटा देते हैं। हमने अभी लिखा कि देखा था डेटा टाइप में कि इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारे पास 0 आएगी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू या नहीं आएगी या कुछ और आएगी। बताओ क्या आएगी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम इसको रन करेंगे। हमने a की वैल्यू नहीं दी तो क्या वैल्यू आएगी? गार्बेज आ जाएगी सर। गार्बेज नहीं, अब ये कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपाइल ही नहीं होगा। यहाँ पे गार्बेज तो होती ही नहीं। जब हमने डिफ़ॉल्ट लिखा तो डिफ़ॉल्ट तो गार्बेज या तो डिफ़ॉल्ट आएगी। डिफ़ॉल्ट C++ में गार्बेज ही तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी। ठीक है, यहाँ पे तो गार्बेज का कोई मतलब ही नहीं, कहीं भी हमने गार्बेज ही नहीं लिखा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं दोगे तो वो आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आई? जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं उन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम नहीं करती। वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होती है। स्टैटिक जो हम वेरिएबल बनाते हैं उन पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम क्लास से बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे हमने C में पढ़ा था कि जब हमारे पास C++ में क्लास बनाई थी, टर्बो वाले में देखा था कि वहाँ पे हमारे पास डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते थे हम, तो वो अलाउ नहीं करता था। ठीक है, वहाँ पे केवल डिक्लेरेशन होती थी। लेकिन जो नए वाले थे उसमें इनिशियलाइजेशन भी कर सकते थे, खाली डिक्लेरेशन भी कर सकते थे। लेकिन जावा के अंदर क्या है, जब भी आप अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे किसी मेथड के अंदर, तो उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब अगर यूज करोगे तो, अगर यूज नहीं कर रहे तो एरर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे जो है हेलो प्रिंट कराने लगो तो अब करा लो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे खाली हेलो लिखा आपने, इसने कर दिया, आपने यूज नहीं करा उसका। तो यूज करने से पहले इनिशियलाइज होना ज़रूरी है। वो कोई ज़रूरी नहीं आप वहीं पे करो, आप यहाँ पे कर दो।
लेकिन यूज कर रहे, यूज से पहले, प्रिंट से पहले या कहीं पे भी यूज कर रहे तो उससे पहले हमें उसको कंपाइल कर वो इनिशियलाइज करना जरूरी है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया, इंट b इक्वल टू a कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं b की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो b को तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है भाई, a को नहीं कर रहा लेकिन b को तो कर दिया है। लेकिन b भी तो a से इनिशियलाइज हो रहा, a तो इनिशियलाइज नहीं हो रहा, वो कैसे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको यूज नहीं कर सकते बिना इनिशियलाइज किए, तो ये इनिशियलाइज करना ज़रूरी होगा। तो ये बात हो गई हमारे पास लोकल वेरिएबल की। दूसरी चीज़, अगर आपने ये लोकल वेरिएबल स्टैटिक टाइप का कर दिया, यहाँ पे ये स्टैटिक लगा दिया, और अब जो है आप इसको कंपाइल कराते हैं, ठीक है, तो इतनी सारी एरर आ गई आपके पास। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्टैटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के वेरिएबल की, जो होते हैं हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल। सर हाँ जी। अगर ए को डाटा मेंबर की तरह लिखते और प्रिंट कराते तो? डेटा मेंबर की तरह ऊपर, मेथड से ऊपर, यस सर। हाँ तो वो भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टांस किसको बोलते हैं, इंस्टांस का दूसरा नाम क्या होता है, इंस्टांस मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंस्टांस का मतलब होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब जो इंस्टांस यानी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल होते हैं उनको इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे वेरिएबल को हम इंस्टांस स्पेसिफिक या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल भी बोलते हैं। मतलब जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेंगे क्लास के, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट पे एक एक कॉपी अलग अलग सेपरेटली दे दी जाएगी इनकी, ठीक है। ये शेयर नहीं करे जाते, सबके लिए कॉपी बनती है। ये वेरिएबल किसी मेथड के अंदर नहीं होते, ये मेथड के बाहर और क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को हम जो है इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल भी स्टैटिक नहीं हो सकते, ठीक है। इंस्टांस वेरिएबल्स कैन नॉट बी स्टैटिक, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जब हमारे पास इंस्टांस स्पेसिफिक है तो ये शेयर भी नहीं किए जाते, कैन नॉट बी शेयर अमंग ऑब्जेक्ट्स या इंस्टांस। मतलब अगर लेट कर लिया हमारे पास OB1 OB2 OB3, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, एंड ए जो है इज एन इंस्टांस वेरिएबल। तो क्या होगा हमारे पास, ये मेमोरी एरिया OB1 का, ये OB2 का, ये OB3 का, तो एक ए यहाँ रहेगा, एक ए यहाँ रहेगा, एक ए यहाँ रहेगा, सब में अलग अलग ए बनेंगे। ये OB1 है, ये OB2 है, मान लिया ये OB3 है, ठीक है। अगर मान लिया a इक्वल टू 5 है तो a इक्वल टू 5 इसके पास भी रहेगा, a इक्वल टू 5 इसके पास भी रहेगा, a इक्वल टू 5 इसके पास भी रहेगा, ठीक है। अगर ये चेंज करना चाहता है अपने a की वैल्यू, मान लिया इसने 5 को चेंज करके यहाँ पे 8 कर दी, तो 8 इसी के लिए हुई, बाकी के लिए नहीं हुई, बाकी के लिए 5 ही रहेगी,
ठीक है। तो सब के लिए अपनी अपनी सेपरेट कॉपी बनती है इनमें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल की, तो इंस्टांस वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया, जैसे इंट a इक्वल टू 5। ठीक है, इस a को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट तो हमारे पास मेथड के अंदर ही होगा ये। अब हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस इन द स्टैटिक एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एरर आ जाएगी। इस एरर का क्या मतलब है, ये वाली चीज़ है नॉन स्टैटिक। ठीक है, नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टांस स्पेसिफिक है, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, लेकिन ये जो मेन है स्टैटिक। आपको बताया था जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वे ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं क्लास के साथ ही। जैसे ही क्लास हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, क्लास एरिया में ही हमारे पास स्टैटिक चीज़ें तभी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वहीं पे स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, ये एंट्री पे। लेकिन जो नॉन स्टैटिक चीज़ें वे ऑब्जेक्ट के बाद होंगी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाए भी कि भाई जब ऑब्जेक्ट आएंगे तभी इसको मेमोरी मिलेगी, उससे पहले इसको मेमोरी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के इसको मेमोरी नहीं मिलेगी। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हम इसको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूज ही होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो ऑब्जेक्ट से ही ये एक्सेस होगा, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमें ए को प्रिंट कराना है तो पहले हमें क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट जावा के अंदर किस तरह से बनता है, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम है सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट का नाम जैसे ob1 या ob इक्वल टू न्यू क्लास का नाम हमने दे दिया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये कॉल होगा ob.a करके। तो इंस्टांस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होते हैं। ये हमने किया, अब a इक्वल टू 5 आ गया, उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपीज की जनरेट होती रहेंगी, क्रिएट होती रहेंगी। स्टैटिक वेरिएबल भी हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल की तरह ही आउटसाइड मेथड इनसाइड क्लास जो है डिक्लेयर करे जाते हैं, लेकिन इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। सर मैंने तो अभी देखा मैसेज। हाँ, अभी देखा तो 50 मिनट की क्लास छूट गई है। सर सारी छूट गई एक तरह से तो। चलो कोई नहीं, मैसेज ऑन नहीं करते के रखते क्या तुम व्हाट्सएप? सर ऑन तो करते हैं पर मतलब इस टाइम खाना क्लास से पहले ना डिनर बना रहे होते हो तो चेक नहीं करा। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देख लेना, वो दे देंगे वीडियो। पता नहीं कौन है, देखो इसने नाम भी रख रखा ट्रू कॉलर पे, पता नहीं है, पता नहीं कौन है। तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ठीक है, ये इसका मतलब है ये लोकल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल आउटसाइड मेथड होते थे, लोकल नहीं होते थे, ऐसे ये नहीं। इंस्टांस में और इनमें स्टैटिक में डिफरेंस ये है कि ये स्टैटिक होंगे, इंस्टांस वाले स्टैटिक नहीं होंगे, इनमें स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा। अब स्टैटिक कीवर्ड लगने से फ़ायदा क्या होता है कि इनकी केवल एक ही कॉपी रहती है।
अगर ऑब्जेक्ट आप कितने भी बनाओ ये रेप्लिकेट नहीं होंगे, इनकी एक ही कॉपी रहेगी, वही कॉपी सभी ऑब्जेक्ट के साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। अगर आपने कोई स्टैटिक टाइप का बना लिया इंटीजर a = 5, ठीक है, अब हमारे पास स्टैटिक a = 5 आपने लिखा, तो ये अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ob1 ob2 ob3, कितने भी आप ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, तो सबके साथ ये ही शेयर होगा। अगर एक ने चेंज कर दिया इस a में तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसको पॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं ये उठा के यहाँ पर रख लेंगे। ये स्टैटिक अलग एरिया में जब क्लास लोड होती है तभी हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है इसको। स्टैटिक वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस हो जाते हैं। ये डायरेक्टली आप क्लास के नाम से भी इनको कॉल करा सकते हो और स्टैटिक एरिया में भी हो जाते हैं ये, ठीक है। जो नॉन स्टैटिक या इंस्टांस वेरिएबल होते थे वो हमारे पास स्टैटिक एरिया में अगर करने तो ऑब्जेक्ट से, वो तो ऑब्जेक्ट से ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा वो काम नहीं करेंगे। तो ओनली ए सिंगल कॉपी क्रिएटेड या क्रिएट फॉर स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम और देख लेते हैं स्टैटिक में, और जो हमारे पास ये होते हैं इंस्टांस, उनमें डिफरेंस। जैसे हमने, अगर हम बात करते हैं इसमें हमने वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है, इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, केवल हमने इसको डिक्लेयर किया है, ये इंस्टांस वेरिएबल है, और इसको हमने कंपाइल करा, यहाँ पे अब एरर नहीं आई है, और इसको रन कर दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है a = 0। तो जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मस्ट होता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना मस्ट नहीं है, डिक्लेयर कर दो बस, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंस्टांस है वो ऑब्जेक्ट से ही कॉल होंगे, और जो हमारे पास स्टैटिक हैं वो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप ओ भी करने की ज़रूरत नहीं, खाली ए आप लिखो और ए से ही ये कॉल हो जाएंगे हमारे पास। तो जब हम इसको यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो a = 0, वैल्यू दे के करना तो वैल्यू दे लो, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं दोगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, जो डिफ़ॉल्ट इंटीजर की 0 होती है। इनिशियलाइज कर दे तो इनिशियलाइज वाली। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है डायरेक्ट ही करो, डायरेक्ट तो हो ही जाते हैं ये, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल। आप ऑब्जेक्ट से कराना चाहो ऑब्जेक्ट से भी करा लो भाई, आपकी मर्जी। भाई ऑब्जेक्ट भी तो इनको एक्सेस कर सकता है कोई भी, तो ऑब्जेक्ट से भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट से। इनको एक्सेस करने का एक तरीका और है कि आप क्लास का नाम लिख के भी कर सकते हो, सेकंड, क्योंकि ये क्लास एरिया में है हमारे पास, तो second.a लिख दिया हमने, क्लास का नाम लिख दिया। स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली क्लास से भी एक्सेस हो जाते हैं, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो इनको एक्सेस करने का तरीका हमारे पास क्या क्या है कि जब आप SOP कर रहे हैं तो SOP के अंदर आप खाली a लिखें तो भी चल जाएगा, आप SOP के अंदर ob.a लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। आप SOP के अंदर जो है लिख रहे हैं क्लास का नाम, यानी second.a लिखा आपने तो भी ये चल गया है, ठीक है। तो तीनों तरीके से ये क्लास के नाम से भी कॉल हो जाता है। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल। ये भी कॉमन क्वेश्चन है
ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे पास क्लास वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक या इंस्टांस। कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंस्टांस वेरिएबल होंगे शायद, वो क्लास के अंदर होते हैं और ये बाहर स्टैटिक पे तो कि स्टैटिक लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास जो है लोकल मेथड के अंदर होते हैं, तो हमारे पास क्लास वाले जो है इंस्टांस हो जाएंगे, ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इनको क्लास बोलते हैं, इंस्टांस वालों को नहीं। इंस्टांस वाले तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये क्लास एरिया में स्टोर हो रहे, क्लास के थ्रू कॉल हो जाते हैं, तो इनको हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। ये भी क्लास एरिया में ही हमारे पास होते हैं, मेथड से बाहर क्लास के अंदर। नोट कर लो। सर ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है तो डाटा टाइप की होती है ना? क्या? डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ये डाटा टाइप की बेसिस पे होती है ना, हाँ कि इंट है तो 0। हाँ, तो ये इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया कि मतलब अंदर है तो चेंज, बाहर है तो अलग? ये अंदर चेंज कहाँ है, अंदर तो होती ही मतलब नहीं है। अंदर अंदर वाले की इंट, जैसे इंट ए है लोकल वेरिएबल है तो उसकी हाँ हाँ उस इंट की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हाँ बाहर वाले इंट की होगी। हाँ, तो ये भी जो है हमारे पास स्टैटिक या क्लास, जो हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल, उन्हीं पे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करती है, लोकल वाले पे नहीं करती। लोकल के लिए इनिशियलाइजेशन मस्ट हो जाता है, उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होती। अब देखो, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं कि जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं उसमें हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वेरिएबल्स को, उनको हमें समझना है। पहले हम लोकल वेरिएबल की ही बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। लोकल वेरिएबल है हमारे पास एक इंटीजर a इक्वल टू 5, ठीक है। ये हम करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 जो है ये प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। नॉर्मली हमने कंपाइल कराया और रन कराया a इक्वल टू 5। अब ये इंटीजर है, दूसरा डेटा टाइप मान लिया हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट में हमने मान लिया b ले लिया और b इक्वल टू a कर दिया है, और हम यहाँ पे b की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बताओ भाई। b की वैल्यू क्या आएगी? फाइव पॉइंट जीरो है फाइव 5.0, ठीक है। वो फ्लोट में है तो 5.0 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे c की तरह नहीं है कि परसेंट f लिखोगे आप या ये करोगे, यहाँ पे भाई डायरेक्टली आप लिख देंगे वो आ जाएगी, और पॉइंट एक ही डिजिट तक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब हमारे पास नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू जो है फ्लोट टाइप में स्टोर करा दी, तो वो स्टोर हो गई है। फ्लोट भी हमारे पास 4 बाइट का होता है, इंटीजर भी हमारे पास 4 बाइट का ही होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है फ्लोट जो है वो बेसिकली इंटीजर से, अगर पॉइंटों की भी बात करें तो थोड़ा आगे तक काम करता है, ठीक है भाई। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ले रहा तो वो ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहा है हमारे पास। इंटीजर तो केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो उसका साइज जो है थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। अगर वैल्यूज़ का उसका वो देखें, स्कोप देखें, ठीक है, डोमेन देखें, तो उसका डोमेन बड़ा होता है।
अब अगर हम बात करते हैं कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने a को फ्लोट में कर दिया है और b को जो है वो इंटीजर में कर दिया है, ठीक है। फ्लोट में भी हमने केवल वही लिखा, अभी केवल 5 लिखा है। अब हमने इसको जब यहाँ पे करा तो ये एरर आ गई, कंपाइल ही नहीं हुआ, ठीक है, ये कंपाइल ही नहीं हुआ। जावा जो है स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, ये इनबिल्ड जो है कन्वर्जन ऐसे नहीं करती डेटा टाइप का, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऐसे ही स्टोर कर दिया हमने। तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ गई, जबकि वैल्यू वही कि इसने कहा इनकॉम्पिटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, कि कुछ डेटा लॉस हो सकता है। तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा जब भी हमें बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में लेके आना है, ठीक है। जिसका डोमेन छोटा है उसको बड़े से उसमें करना है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सटर्नल। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें इंटीजर में लेके जाना, तो इसको इंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंट लिखेंगे जब हम, तब हमारे पास जाके कंपाइल होगा और रन होगा, वो 5.0 और ये 5, ठीक है। जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू लिखें, या तो यहाँ पे फ्लोट लिखो या वैल्यू इसी तरह से दो। अगर हमने 5.7 लिखी तो साथ में f भी लगाओ, ठीक है, ये लगाना चाहिए। अभी तो डेटा टाइप दे रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट ले ही लेता है, ठीक है, लेकिन जब खाली वैल्यू की बात होती है जहाँ पे, वहाँ पर हमारे पास ये लगाना चाहिए हमें f करके, इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से भी होता है कुछ, जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू में ही देखो, हमने आपको पढ़ाया था कैरेक्टर और इंटीजर वगैरह यूज़ किए थे। जब कैरेक्टर में आपको रेंज बताई थी कि किस तरह से उसमें एडिशन वगैरह काम करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं बाइट का भी, क्योंकि वो भी 1 बाइट की हो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि 32,000 तक पहुँच जाए। तो नॉर्मल हम बाइट की बात करते हैं पहले। तो अगर हम बाइट की बात करेंगे, ओवरफ्लो हो जाता है, किस तरह से होगा, वो सभी पे होगा, चाहे बाइट हो कैरेक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर 32,000 पे पहुँच जाता है, तो ज़्यादा पे यूज है वो यूनिकोड में, तो हम छोटी वैल्यू को लेके समझते हैं, और उसी तरह से सभी पे काम करता है, चाहे वो शॉर्ट हो, इंट हो, फ्लोट हो, कोई भी। तो बाइट पे हम देखते हैं ओवरफ्लो कैसे काम करते हैं। ओवरफ्लो का मतलब अगर रेंज के बाहर वैल्यू हो जाए, तो आपको बताया था साइकिल में घूमने लगती है वैल्यू, कि जैसे बाइट 1 बाइट का होता है, तो 0 से लेके इसकी 1 2 और मैक्सिमम वैल्यू 127 तक, मिनिमम वैल्यू माइनस के 128 तक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं बाइट का, BYT बाइट, बाइट में हमने पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे b इक्वल टू लिख दिया है कि भाई 127 लिख दिया है, इस तरह से इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं और इसको कंपाइल, तो 127 आ गया, हमने यहाँ पे 128 कर दिया इसको। तो अब ये रेंज से हमारे पास बाहर हो गया। जब अब हम कंपाइल कर रहे तो फिर पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, कि 128 जो है उसमें आ ही नहीं रहा है। तो आ नहीं रहा तो ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, कि उसकी रेंज से बाहर जा रहा है। जबकि हमने देखा था अगर हम C++ में ऐसा करते थे तो वो माइनस के 128 बना देता था, ठीक है। क्या कर देता था, साइकिल में जाके अगर हमारे पास यहाँ पे रेंज ख़त्म हो गई तो यहाँ से इधर की साइड पहुँच जाता था और यहाँ से शुरू कर देता था ऐसे। यहाँ पे कैसे होगा वो, अगर हमें करना हो कि भाई हमारे पास अगर रेंज ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने 127 लिखा, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ b+1, ठीक है, तो अब 128 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि b की वैल्यू में ऐड हो रहा है वो, ठीक है, b में स्टोर नहीं हो रहा। b में तो 127 ही रहा जो वो हमारे पास रेंज थी, उसी रेंज में, ठीक है। तो ऐड करना इस तरह से और स्टोर कराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया है,
इंटीजर में हमने a इक्वल टू उसमें 128 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 128 लेके अब ये a जो है इस b में स्टोर करा दिया। तो वही बात होगी ये तो भाई कि हमारे पास जो है स्टोर कराया जा रहा है 128 को, तो 128 तो इस रेंज में आएगा नहीं, वो तो 127 तक ही लेता है, तो फिर वही एरर। तो अब हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग कैसे, अभी जैसे बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करना तो आप कर दो भाई, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टाइप कास्टिंग कर दिया आपने, तो टाइप कास्टिंग करके तब हम इसको स्टोर करा सकते हैं, तब ये माइनस के 128 पे पहुँच गया, ठीक है। तो अगर हमें जो है रेंज से बाहर की वैल्यू स्टोर करानी है तो उसको टाइप कास्ट के थ्रू कराओ आप। अगर मैं मान लिया यहाँ पे एक ही जगह लिख देता हूँ, कोई वैल्यू लिख दिया, जैसे मैंने 130 लिख दी मान लिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा, वैल्यू लिखी है, वैल्यू लिख के कर दी, वैल्यू से किया। वैल्यू भी अगर रेंज से बाहर की करनी तो इस तरह से 130 जाएगा, माइनस 128, माइनस 127 और माइनस 126 पे पहुँच जाएगा, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन है उसको भी वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जावा के अंदर टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। दूसरी चीज़ हम अगर देखें यहाँ पर, मान लिया हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अब एक इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है b, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है a और b की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, साथ में हम एक और वेरिएबल लेंगे, ठीक है, c, और c की वैल्यू, c क्या है हमारे पास, इंटीजर में एक c ले लिया और c इक्वल टू a प्लस b कर दिया हमने, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी। दो वेरिएबल है हमारे पास, उनकी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो 5 5 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये वेरिएबल इंटीजर की जगह हमने यहाँ पे बाइट में कर दी है, इस तरह से, और अब हम इनको कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को, इसको तो देखो हमारे पास एरर आ गई। क्या एरर आ गई, फिर वही पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन हो गया, यहाँ पर पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन हो गया। तो क्यों हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर भाई a प्लस बी कर रहे, तो a प्लस बी तो हमारे पास क्या है, वो तो 10 ही है, 10 तो आ जाना चाहिए उसी में, लेकिन 10 भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो 10 है, ठीक है, जो हमारे पास 10 है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में लिखा जाता है, जो 5 प्लस 5 आया वो 10, उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में, जैसे अभी आपको बताया था कि अगर हम लिखते हैं 5.7 तो ये 5.7 फ्लोट में नहीं माना जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल में माना जाएगा। फ्लोट में तभी माना जाएगा अगर आप इसको 5.7 f लिखोगे, जब तक हम इसमें, जब हम इसको डेटा टाइप के साथ यूज नहीं कर रहे। नॉर्मल वैल्यू लिखी तो वैल्यू हमारे पास ये ही फ्लोट में मानी जाएगी, वो डबल में। ऐसे ही अगर हमने 10 लिखा तो ये तो हमारे पास देखो ऐसे बन गया, बाइट c इक्वल टू 10, 10 के साथ तो कोई डेटा टाइप नहीं लिख रहा भाई, c के साथ तो लिख रहा बाइट कि ये तो बाइट का, लेकिन 10 के साथ तो कुछ नहीं लिख रहा कि ये बाइट है या ये इंटीजर है, यहाँ तो नहीं बता रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर किस में होते हैं, इंटीजर में, तो ये तो इंटीजर मानेगा इसको। अब इंटीजर तो बाइट में होगा नहीं स्टोर, चाहे वो कितना भी वैल्यू लिखी हो, ठीक है। इंटीजर तो बाइट में जा नहीं सकता, क्योंकि इसका जो स्कोप है, इसका जो डोमेन है वो इससे ज़्यादा होता है। तो अब हमें फिर से यहाँ पे टाइप कास्टिंग ही करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप बाइट की वैल्यू को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, और टाइप कास्ट के साथ ही ये काम करेगा। a प्लस बी भी करना ना, a का ही हुआ टाइप कास्ट, प्लस b का भी करना, इसको भी ब्रैकेट में लिखो, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट का टाइप कास्ट करना।
पर हमारे पास ये हो जाएगा c = 10 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टाइप कास्टिंग काम करती है जावा के अंदर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ों का किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बाइट डायरेक्टली नहीं काम करता, बाइट पे ओवरफ्लो हो जाता है। तो क्या ज़्यादा बड़ी डेटा टाइप पे तो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास डेटा का डोमेन देखना है आपको, टाइप का क्या डोमेन है हमारे पास। ठीक है, और उसमें छोटी वैल्यू के अकॉर्डिंग इस तरह से कैसे काम करा जाता है वो हमें आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर ये फ्लोट और इंट को ऐड कर देता है जावा? फ्लोट और इंट को ऐड करेगा तो क्या आएगा, रिजल्ट तो हमारे पास फ्लोट में ही आएगा। अगर स्टोर फ्लोट में करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सर यहाँ कैसे फ्लोट में आ गया रिजल्ट? कहाँ आ गया यहाँ फ्लोट में? अगर फ्लोट प्लस इंट किया तो आंसर फ्लोट में आएगा ना? हाँ तो मतलब यहाँ तो इसने टाइप चेक किया जो बड़ा था उसमें हाँ किया, हाँ तो ये बाइट प्लस बाइट का आंसर बाइट में क्यों नहीं समझ रहा? भाई, बाइट प्लस बाइट का आंसर बाइट कहाँ होगा? वो तो वैल्यू उठाई ना उसने कि भाई आप 5 कर रहे हो, यहाँ पे 5 लिखा गया, 5 लिखा गया। ए और बी है हमारे पास जो है वो उनको समझ रहा है ये इन बाइट टाइप के ए और बी को, लेकिन ए और बी का जो रिजल्ट बन के आया वो 10 आया। इस 10 को नहीं समझ रहा वो क्या है। इस 10 को तो वो इंटीजर समझ रहा, क्योंकि 10 तो इंटीजर में लिखे है। और आप कह रहे हैं कि मैं 5 + 5.7 कर दूं तो इसको तो समझ ले, तो इसको वो समझ लेगा कि भाई ये तो हमारे पास इंटीजर है और ये हमारे पास डबल है, तो डबल के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देगा वो। अगर ऐसे लिखेंगे, अगर ये फ्लोट लिख दे तो वो पता चल जाएगा ये फ्लोट है, ये इंटीजर है हमारे पास, तो फ्लोट के अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे लिख दिया, एक लिख दिया है इंटीजर ए और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। अब आपने ऐसे लिख के यहाँ पे फ्लोट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख रहे हो a + b, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। अभी हमारे पास इस तरह की कंडीशन है पहले। ठीक है, एक तरफ हमने फ्लोट लिखा, अब आप इसको कंपाइल करना चाह रहे हो तो हमने इसको कंपाइल करा, तो उसको पता है भाई कि ये हमारे पास इंटीजर टाइप ही है, ये उस टाइप का, तो दोनों को करके उस वाले डोमेन में वो स्टोर कर देगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था कि हम उसको कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो बाइट, उसे पता ही नहीं वो बाइट में है या नहीं, वो तो इंटीजर में ले रहा उसको और स्टोर तुम बाइट में करवा रहे। अब यहाँ पे अगर हम स्टोर कराने लगे सी को इंटीजर में कर लिया, तो रिजल्ट किस में बन रहा है, रिजल्ट हमारे पास बन रहा है फ्लोट के अकॉर्डिंग वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, रिजल्ट का डोमेन बड़ा है और ये जो है स्टोर कर रहा है छोटे डोमेन पे, तो इसमें नहीं होगा, बड़े डोमेन का छोटे डोमेन पे नहीं जाएगा, तब हमारे पास होगा। मतलब सर ये वाइडनिंग कन्वर्जन तो कर देता है खुद से, इन हाँ, नैरोइंग हमें खुद करना पड़ता है, उसको नैरोइंग खुद बताना करना पड़ता है। पड़ता है। और एक सर हमने इंट लिया था A5, फिर हमने उसको फ्लोट में प्रिंट कराया था, 5.0 आया था उसका रिजल्ट। सर डबल में क्या आएगा फिर उसका? डबल में करेंगे तो डबल में भाई आपके पास, मान लिया हमारे पास ये है, यहाँ पे इस सी को ही कर लेते हैं हम, डबल कर लेते हैं। डबल कर लिया हमने, c = a कर दिया है, तो डबल हमारे पास क्या होता है, वो भी उससे बड़े डोमेन का है हमारे पास। इसको कंपाइल करेंगे तो बड़े डोमेन का है, तो वो स्टोर कर लेगा, 5.0 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, फ्लोट में भी 5.0 या डबल में भी, तो रिजल्ट में तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे वो फ्लोट है या डबल। एंड हाँ के बाद सर एक ही हाँ, जीरो आएगी। तो देखो एक ही जीरो आएगी बेटा, डेटा टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, इस डेटा टाइप से पता चल रहा है क्या है, डबल है तो डबल, फ्लोट है तो फ्लोट। डेटा टाइप जब हम डेटा टाइप लिख देते हैं तब तो डेटा टाइप से पता चल जाता है क्या है। जब डेटा टाइप नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो फिर हमें एफ मेंशन करना पड़ता है, या एफ मेंशन नहीं करोगे तो डबल रहेगा, एफ मेंशन करोगे तो हमारे पास नॉर्मल रहेगा, मतलब डबल में रहेगा। एफ मेंशन करने पे फ्लोट पे, एफ नहीं करोगे तो डबल में।